हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 20 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रदेश की 3 नदियां कौन कौन सी हैं। हमारे ऑप्शन है नर्मदा सोन जोहिला, नर्मदा ताप्ती माही, चंबल बेतवा ताप्ती या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की 3 नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है जबलपुर, खंडवा, सागर या सतना। तो देखिए, इसका सही आंसर है जबलपुर। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, जबलपुर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट को बनाने के लिए जबलपुर रेल मंडल ने जो योजना बनाई है, उसके मुताबिक इस प्लांट को लगाकर शुरू करने और इसके संचालन में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। इतना ही नहीं, इस प्लांट को चलाने के लिए वह इसे निजी हाथों में सौंपेगा। पश्चिम मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राहुल जयपुरिया ने बताया है कि जबलपुर के अलावा पश्चिम मध्य रेल के केंद्रीय अस्पताल भोपाल और कोटा में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में कार्डियक केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ है। हमारे ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या रीवा। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है इंदौर। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कार्डियक केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश व सेंटर इंडिया का पहला कार्डियक केयर सेंटर इंदौर शहर में तैयार हो गया है। कोरोना महामारी के बीच यह क्रिटिकल मरीजों के लिए बड़ी सुविधा होगी। इसकी शुरुआत बुधवार से ही हो जाएगी। राजीव गांधी चौराहे पर शुरू हो रहे 64 बेड के इस आनंद हॉस्पिटल को WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक मात्र 1 माह में तैयार किया गया है। इसमें 10 ICU बेड व खुद का ऑक्सीजन प्लांट है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, पहला कार्डियक केयर सेंटर इंदौर शहर में खोला जा रहा है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल के बाद अब कौन सा दूसरा रेलवे स्टेशन पूरी तरह सौर ऊर्जा से रोशन होगा। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर स्टेशन, हबीबगंज स्टेशन, रतलाम स्टेशन या इंदौर स्टेशन। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है हबीबगंज स्टेशन। हाल ही में भोपाल के बाद अब हबीबगंज स्टेशन सौर ऊर्जा से पूरी तरह रोशन होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लें। ये देखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी सौर ऊर्जा से रोशन होगा। यहाँ प्लेटफॉर्मों की छत पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू कर दिया है। 0.8 किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह काम रेलवे नोडल एजेंसी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन और डेवलपर कंपनी बंसल पाथ वे हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड मिलकर कर रही है। भोपाल स्टेशन पर पहले ही सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा का काम हो रहा है। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से हुए अनाथ बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर माह 5,000 पेंशन देने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से हुए अनाथ बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर माह 5,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। ठीक है, यह घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। शिवराज सिंह चौहान ने की है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को राहत देने के लिए नियम तैयार हो गए हैं। श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण पेंशन शिक्षा व राशन योजना का आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान ही कोरोना से मृत्यु होने पर अनाथ आश्रमों को योजना का लाभ मिलेगा। आश्रितों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये कब तक लागू रहेगी? तो ये लगेगी 30 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक ये लागू रहेगी। और 21 साल तक उम्र तक हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कोरोना में महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अपन मई माह के कुछ इम्पोर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हम इन दिवसों को भूलें ना। ठीक है, तो देखिए 8 मई को हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। और 16 मई को संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और बात करें भारतीय सशस्त्र सेना दिवस, तो वो हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय सशस्त्र सेना दिवस। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस 16 मई को मनाया जाता है और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और 16 मई को ही प्रकाश दिवस मनाया जाता है। प्रकाश दिवस जो अभी हाल ही में पिछले महीनों में चल रहे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को मनाया जाता है प्रकाश दिवस। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और 17 मई को ही विश्व उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, 17 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उक्त रक्तचाप दिवस। 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब लोग आपके क्लियर हो गए होंगे। 16 मई का आप लोग ध्यान रखना, 16 मई को संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है और प्रकाश दिवस हमारा 16 मई को ही मनाया जाता है, जो अभी पिछले महीने चल रहे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए डेली एमपीएसआई, एमपी पुलिस या एमपी जेल पुलिस क्वेश्चनों का रिवीजन कराते हैं, प्रीवियस क्वेश्चनों का। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चन देखते हैं आज के। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है नीमच, मंदसौर, राजगढ़ या टीकमगढ़। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मंदसौर। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। यह एक किला है। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में किला है। भानपुरा तहसील में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में स्थित है। इसका नाम हिंगलाजगढ़ कब क्यों पड़ा? तो इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर इसका नाम पड़ा, जो क्षत्रियों की कुलदेवी थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, हिंगलाज माता के नाम पर इनका नाम पड़ा, जो कि क्षत्रियों की कुलदेवी थी। ठीक है, यहीं पर गुप्त काल से लेकर परमार काल तक की मूर्तियां मिली हैं। गुप्त काल से लेकर परमार काल तक की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। मैं फिर से सारे फैक्ट रिपीट कर देती हूँ। हिंगलाजगढ़ किला मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में स्थित है। इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा, जो कि क्षत्रियों की कुलदेवी हैं। यहीं पर गुप्त काल से लेकर परमार काल तक की मूर्तियां मिली हैं। बात करें मंदसौर की, तो मंदसौर हमारा अफीम उत्पादक जिला है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो हमारा मंदसौर है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक को
के नाम से भी जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है सतपुड़ा, अवंती, तीर्थराज या पुष्कर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है तीर्थराज। अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमरकंटक की बात करें, अमरकंटक हमारा कहाँ पड़ता है? तो अमरकंटक हमारा अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिले में हमारा अमरकंटक है। ठीक है, इस स्थल को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत प्रसिद्ध है अमरकंटक, तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। यहीं पर सतपुड़ा, विंध्य, मैकल की पहाड़ियों का मेल होता है। अमरकंटक यहीं सतपुड़ा, मैकल, विंध्य पहाड़ियों का मेल होता है। ठीक है, पहाड़ियों का मेल होता है, आप लोग याद ध्यान रखना। सतपुड़ा, विंध्य, मैकल की पहाड़ियों का यहीं पर मेल होता है। और अमरकंटक से मध्य प्रदेश की 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, ये तीनों नदियों के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, तो आप लोग ध्यान रखना कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, ये अनूपपुर जिले में स्थित है अमरकंटक, और यहाँ पर 3 पहाड़ियों का मेल होता है। सतपुड़ा, विंध्य, मैकल की पहाड़ियों का यहीं पर मेल होता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बारना बांध कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है डिंडोरी, अशोकनगर, बड़वानी या रायसेन। तो देखिए इसका सही आंसर है रायसेन। बारना बांध रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, बारना बांध की बात करें तो बारना बांध कब बना? तो बारना बांध 1978 में बना। 1978 में बारना बांध बना। ठीक है, इस बांध का निर्माण मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया। ठीक है, बांध का निर्माण मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया। ठीक है, इस बांध का प्राथमिक उद्देश्य सिंचाई है। सिंचाई बांध का प्राथमिक उद्देश्य है। और यह किस नदी पर है? तो ये वरना नदी पर है। वरना नदी पर है बारना बांध, रायसेन जिले में। ठीक है, कब बना था? 1978 में यह बांध बना था। आप लोग ध्यान रखना, सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। किस नदी पर है? तो वारणा नदी पर है। 1978 में यह बना था। इसका निर्माण मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग सिंचाई द्वारा किया गया था। तो इसका प्रथम उद्देश्य सिंचाई था। निर्माण मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग ने किया था और प्रथम उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य सिंचाई था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित रविशंकर शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी या मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रति वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रति वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए यह सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, भारतीय लोगों को बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित किया गया था 2014 में। उस 2014 से इसको सुशासन दिवस को मनाया जाता है। 2014 से सुशासन दिवस की स्थापना हुई थी और ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं ये। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। कब से कब तक रहे हैं? तो ये पहले रहे थे 16 मई से 1 जून 1996 तक। 1 जून 1996 तक। ठीक है, फिर बाद में ये रहे थे 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक।
ठीक है, आप लोग ध्यान रखना 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं ये। पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक रहे थे, फिर बाद में 19 मार्च से 1998 तक रहे हैं, से 22 मई 2004 तक रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों डेट लिख लीजिए। पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक, फिर बाद में 19 मई से 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इनका जन्म हुआ था, और 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जन्म की डेट याद रखना, 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी से थे, बीजेपी पार्टी से। ठीक है, और 2 बार प्रधानमंत्री पर भी रहे हैं, और ये 10वें प्रधानमंत्री थे, भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इनकी डेट जरूर इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप लोग, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान रखना। पहले ये प्रधानमंत्री रहे थे 16 मई से 1 जून 1996 तक, फिर बाद में ये रहे थे 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया था? हमारे ऑप्शन है भौगोलिक जीआई, आईएसआई, केयर रेटिंग या एफएसएसएआई। ठीक है, तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है भौगोलिक जीआई टैग। अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को भौगोलिक जीआई टैग द्वारा दिया गया था। ठीक है, इस कड़कनाथ चिकन को भौगोलिक जीआई टैग की मंजूरी कब मिली थी? तो ये मिली थी 30 जुलाई 2018 को। ठीक है, आप लोग याद रखना, कड़कनाथ चिकन को भौगोलिक जीआई टैग की मंजूरी 30 जुलाई 2018 को मिली थी, और जीआई टैग 1999 के एक्ट से शुरू हुआ था। 1999 के एक्ट से जीआई टैग शुरू हुआ था, ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। और सबसे पहले 2004 में मिला था भारत में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग। ठीक है, 2004 में सबसे पहले मिला था, सबसे पहले भारत में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था सबसे पहले 2004 में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये तीनों इंपोर्टेंट फैक्ट हैं कि कड़कनाथ चिकन को भौगोलिक जीआई टैग 30 जुलाई 2018 को मंजूरी मिली थी, और जीआई टैग 1999 के एक्ट के तहत शुरू हुआ था, और भारत में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग सबसे पहले मिला था 2004 में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। बात करें कड़कनाथ की, तो कड़कनाथ भारतीय नस्ल का एक मुर्गा है जो मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार में पाया जाता है। झाबुआ और धार में। तो आप लोग ध्यान रखना, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिलों में पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गे में उच्च प्रोटीन और न्यून वसा पाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, कड़कनाथ मुर्गे में उच्च प्रोटीन और न्यून वसा पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफ़ी कम होता है, जिसके कारण कड़कनाथ मुर्गे की मांग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वो लोग आप ध्यान रखना। कड़कनाथ चिकन को भौगोलिक जीआई टैग की मंजूरी 30 जुलाई 2018 को मिली थी, और ठीक है, जीआई टैग 1999 के एक्ट के द्वारा शुरू हुआ था, और भारत में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था सबसे पहले 2004 में। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। और कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिलों में पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गे में कोलेस्ट्रॉल के स्तर काफ़ी कम होती है, जिसके कारण इसकी मांग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना।
इसको मंजूरी कब मिली थी और किस एक्ट के तहत ये पारित हुआ था जीआई टैग, और सबसे पहले भारत में दार्जिलिंग चाय को मिला था। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन सबको ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है काली, जलोढ़, लाल पीली या पथरीली। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है काली। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बात करें काली मिट्टी की, किसका निर्माण कैसे होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टान से होता है। बेसाल्ट नामक चट्टान से इसका निर्माण होता है। और काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, लोहे की अधिकता के कारण इसका काला रंग होता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। प्रदेश में काली मिट्टी 47% क्षेत्र में पाई जाती है। 47% क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, इसका पीएच मान एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो काली मिट्टी का पीएच मान होता है 7.5 से 8.5। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 7.5 से 8.5 इसका पीएच मान होता है। और कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और साथ ही गेहूं और सोयाबीन के लिए भी उत्पादक होती है। गेहूं और सोयाबीन के लिए, पर सर्वाधिक कपास के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और गेहूं और सोयाबीन का भी उत्पादन होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है सब। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटते हैं, वो कौन से हैं, हमारे पहला गहरी काली मिट्टी में बांटते हैं, दूसरा साधारण काली मिट्टी में बांटते हैं, और तीसरा छिछली काली मिट्टी में बांटते हैं। मैं आपके लिए लिख देती हूँ, पहला गहरी काली मिट्टी में, दूसरा साधारण काली मिट्टी, और तीसरा छिछली काली मिट्टी। जिसमें से बात करें गहरी काली मिट्टी, तो हमारे 3.5% के भाग पर पाई जाती है, जिसमें नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी हमारे 33% क्षेत्र पर पाई जाती है, मालवा के पठार में। ठीक है, साधारण मिट्टी हमारे मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। और छिछली काली मिट्टी हमारे 7% क्षेत्र में पाई जाती है, उसमें आ जाते हैं हमारे सतपुड़ा, मैकल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी आदि ये क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। मैं रिपीट कर देती हूँ, तीनों भागों में बांटा जाता है, उन मिट्टियों को कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी पाई जाती है। मैं रिपीट कर देती हूँ, गहरी काली मिट्टी नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी मालवा पठार के क्षेत्र में पाई जाती है, और छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा, मैकल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी आदि इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। इसके इंपोर्टेंट सारे फैक्ट हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया सकता है, तो आप लोग सारे फैक्ट याद रखना। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है, और प्रदेश के ये 47 क्षेत्र में पाई जाती है, 47% क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है, और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टान से हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखना, सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और डेली करंट क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट की क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी रहती है धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।